नमस्कार साथियों। पंजाब इस समय राजनीतिक तौर पर उबल रहा है। उबाल आया है एक मूवी की वजह से। पूरे भारत में इस मूवी की चर्चा है और चर्चा इस कदर है कि आप इसका आलम यह देख सकते हैं, ओटीटी पर आने के बाद मात्र 48 घंटे में जी5 से ये मूवी हटा दी गई। इतनी ज्यादा चर्चित है, सोशल मीडिया पे बवाल उठाए हुए है। और सोशल मीडिया पर जब किसी चीज का बवाल उठता है, लोगों के बीच में इस चीज की जब जागरूकता आ जाती है तो उसकी चर्चाएं होना स्वाभाविक है। चर्चाओं का दौर जब चलता है तो यह भी बात आती है कि मूवी हटने का कारण क्या है। दरअसल मूवी के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप जानते होंगे कि इसका पहले नाम घल्लूघारा था। राजस्थान और पंजाब में सामान्यतः घल्लूघारा किसी विवाद इत्यादि स्थिति को कहा जाता है। इसके बाद इसका नाम पड़ता है पंजाब 95, क्योंकि 1995 के दौर को लेकर के। और ये कहानी केंद्रित होती है जसवंत सिंह खालरा के ऊपर। जसवंत सिंह खालरा एक सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता। उस दौर में 1995 में उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है, अपहरण होता है। सारी कहानी अपन समझेंगे। 48 घंटे में इसको हटाया क्यों गया? सबसे महत्वपूर्ण तो बात यह थी कि जब इस मूवीज को रिलीज करने की कोशिश हुई थी, कहा जाता है कि 127 कट लगवाए गए थे इसके अंदर। और 127 कट लगाने के बाद भी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो होता है उसने इसको सहमति नहीं दी। वैसे फिल्मों की वजह से ज्यादा संकट उत्पन्न नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर कई बार मूवीज में सेंसर बोर्ड होता है, वो उसके ऊपर कैंची चला देता है और लगभग लगभग प्रमाणन जो होता है वो सेंसर बोर्ड उसको करके देता है। आपने देखा होगा अक्सर मूवी चालू होती है, उसमें ए ग्रेड बी ग्रेड ऐसा लिखा रहता है। तो ये सारा कुछ सेंसर बोर्ड तय करता है। यहाँ पे भी सेंसर बोर्ड की बात आती है। लेकिन जब ये गल्लूघारा से पंजाब 95 उसका नाम रखा जाता है, पंजाब 95 नाम से भी अब सही इस तरीके से इसको प्रमोट करते करते क्या करते हैं, पंजाब 95 से भी चेंज करके इसका नाम रख देते हैं सतलुज। सतलुज नाम से इसको 2022 से लेकर के अभी तक सेंसर बोर्ड के सामने पड़ी थी। सेंसर बोर्ड इसको 127 कट लगवा चुका था। फिर भी सेंसर बोर्ड ने कहा कि नहीं, हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमें नहीं लगता कि ये मूवी आनी चाहिए बाजार में, हमें नहीं लगता कि सिनेमा घरों में लॉन्च होनी चाहिए। वैसे दोस्तों बहुत सारी मूवी ऐसी रही हैं, जैसे प्रमुख मूवी की बात बताऊं, राज कालड़ा की जैसे मूवी आई थी पत्ता पत्ता बैरी, पत्ता पत्ता सिंघांदा बैरी, ये मूवी भी बैन हुई थी। और कौम दे हीरो, ऐसे 50 से ज्यादा मूवी बता सकते हैं जो पंजाब के उग्रवाद, खालिस्तान, इन सब चीजों को लेकर के आई थी। और उन इंसर्जेंसी के ऊपर जो आई थी, पंजाब की हालातों पे जो मूवी बनी थी, उसको लेकर सरकार को लगा कि नहीं, ये रिलीज नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो बैन हो गई थी। या तो फिर वो भारत के बाहर दिखाई गई या फिर उसके कॉपी पेस्ट होकर के सिस्टम दिखाया गया। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो मूवी है सतलुज, जिसको ओटीटी से भी हटा दिया गया, इसके पीछे जो आईटी एक्ट 2021 है उसको प्रभावी माना गया और उसकी वजह से इसको हटाया गया। इसको जी5 पे जैसे आप तलाश करते हैं तो ये अनुपलब्ध है। लेकिन एक बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि क्या मूवी या कोई भी वेब सीरीज या कोई भी फिल्म वगैरह इतना प्रभावशाली हो सकती है जिसको लेकर के किसी सरकार को डर या दबाव महसूस होता हो। कहा ऐसा जा रहा है कि अब पंजाब के घर घर में मूवीज, गुरुद्वारों में मूवीज, इतने बड़े लेवल पे इसको दिखाने की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि इस मूवी में ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे पुराने घाव जरूर होते हैं जो हरे हो जाते हैं। और जब पुराने घाव हरे हो जाते हैं तो लोगों के बीच में एक इनसिक्योरिटी आती ही है, पुरानी चीजें याद आती हैं, तो कहीं ना कहीं बदलाव भी आता है। वैसे दोनों ही पार्टियों के इसमें अपने अपने पक्ष हैं। इस चीज को ज्यादा इसलिए भी नहीं रखा जा सकता क्योंकि बीजेपी के लिए कटघरे के अंदर खड़ा होने वाला सवाल इसलिए है कि जो रवनीत सिंह बिट्टू केंद्रीय मतलब केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, पंजाब से आते हैं। और राजनीतिक पंडितों का कहना है कि आने वाले समय में शायद पंजाब से बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार हो सकते हैं, मुख्यमंत्री पद के लिए प्रत्याशी हो सकते हैं। लिहाजा बेअंत सिंह जो इसके अंदर मुख्य पात्र हैं, जिस व्यक्ति के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने खालिस्तान की समझ करके 25,000 से ज्यादा लोगों को मरवा दिया, इस समय ऐसा आरोप इस मूवीज के माध्यम से लगाया जा रहा है। और इस मूवीज के माध्यम से बेअंत सिंह को भी कैटेगरी में किया खड़ा। और दूसरा, वहां पे जो डीआईजी हैं या माफ कीजिएगा डीजीपी हैं, उस समय के तत्कालीन जो डीजीपी हैं केपीएस गिल, 2017 में नहीं रहे, तो इस फिल्म के अंदर
दिलजीत दोसांझ ने बहुत बेहतरीन काम किया है। दिलजीत इस पंजाब इंडस्ट्रीज के एक जाने माने चेहरा हैं, दोसांझ गांव से आते हैं। इस पूरी फिल्म के अंदर कुछ चीजें महत्वपूर्ण भी हैं और कुछ चीजें जिन पे विवाद खड़ा किया गया है वो उतना बड़ा विवाद वाली बात भी नहीं है। हालांकि 1984 को लेकर के जरूर कुछ ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के विवाद उठता है, उसको भी अपन समझेंगे। लेकिन ये पूरी कहानी केंद्रित किस पे है? जसवंत सिंह खालड़ा जो हैं उनके ऊपर ये कहानी केंद्रित है। जसवंत सिंह मूलतः वहां की एक बैंक होती है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, उसके डायरेक्टर होते हैं। अपने एक साथी के गुम होने के उस दौर में जब उनका एक साथी गुम हो जाता है घर से अचानक से, तो उसकी तलाश में ये लगते हैं और उस तलाश के दौरान उनको बहुत सारे राज सामने आते हैं। और ये जब राज सामने आना शुरू होते हैं तो ये क्रिमिनेशन रिकॉर्ड तलाश करते हैं, ये तलाश करते हैं शमशान के रिकॉर्ड। तब उन्हें पता चलता है, अपने दोस्त को खोजते खोजते उन्हें पता चलता है कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गायब हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मार दिया गया है और उनको जला दिया गया है। तो उनके जला दिए जाने के पीछे का जो लॉजिक ढूंढना शुरू करते हैं तो कुछ गुप्त दस्तावेज देखते हैं, कुछ ऐसे दस्तावेज लेकर के आते हैं जो पुलिस को एक फंडिंग मिलती है। पुलिस को जो फंडिंग मिलती है उसके अंदर उनको जैसे लकड़ी लेने के लिए या कफन लेने के लिए जो फंडिंग मिलती है, जो पुलिस उनको अचानक से ले जाकर कहीं दूसरी जगह ले जाकर के जलाती है, इन सारे चीजों को लेकर के इसमें बताया गया है। फिर ये अपने मानवाधिकार आयोग और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी लड़ाई शुरू करते हैं, रिकॉर्ड बनाना शुरू करते हैं। जिन लोगों के घरों से बच्चे या जिन लोगों की नौजवान पीढ़ी गायब होती है उनके वहां से उनको खंगालना शुरू करते हैं, कहां से गायब हुए थे। मूलतः इस पूरे मामले में 3-4 जिले ऐसे होते हैं पंजाब के। अमृतसर क्षेत्र जो होता है पूरा इस चीज से कवर होता है, अमृतसर और उसके आसपास तरन तारण तक ये चीजें जाती हैं। तरन तारण तक पूरा ये जो सेक्टर होता है उसको फोकस करते हैं ये, और उन्हीं जगहों के ऊपर सामान्यतः ज्यादा फोकस रहता है क्योंकि वहां से हजारों की संख्या में लोग गायब मिलते हैं। और पूरे रिकॉर्ड के बारे में इस मूवी में जिक्र किया गया है। बहुत ही शानदार इसके अंदर काम किया है दिलजीत दोसांझ ने। और जो आप मूवी के बारे में अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इसकी शुरुआत कहां होती है। अगर इसको समझना है तो 1978 यहाँ पे महत्वपूर्ण एक साल है। निरंकारी सिखों का जब टकराव होता है, निरंकारी संतों और सिखों का, उसके बाद पूरा मामला चर्चित होता है। जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हो जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी के द्वारा करवाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में तो खैर आपने गहराई से पढ़ा होगा। भिंडरावाला संत वहां पे एक ग्रंथी होते हैं गुरुद्वारे के, और भिंडरावाले के मूलतः तो देखा जाए तो भिंडरावाले को पनपाने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी उस समय। और जब 75 से 78 तक का दौर था, उस समय 75 से 78 तक के 3 सालों के अंदर उन्होंने खूब इनको प्रचलित करने की कोशिश करी और एक प्रचलित नेता वहां बनाने की कोशिश करी। बीबीसी की एक जो डॉक्यूमेंट्री है उसके मुताबिक इंदिरा ने उस समय इतना ज्यादा प्रभावशाली बना दिया था जनरल सिंह भिंडरावाला को कि वो एक प्रमुख व्यक्तित्व बन गए थे वहां के पंजाब के। उनका मकसद भी संभवतः उस समय यही रहा होगा कि सामाजिक सुधार हो या कुछ और वजह रही हो। लेकिन कहते हैं कि संत के रूप में जब पंजाब के बहुत सारे लोग उनको स्वीकार करने लग गए तो उन्होंने बंदूक उठा ली, हथियार उठा लिए और हथियारों के साथ AK-47 की खेप वहां पे शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे एंट्री होती है ISI की, कुछ और लोग उसमें शामिल हो जाते हैं, भले उसमें जरनैल सिंह भिंडरावाला का उसमें योगदान हो या ना हो। पंजाब तो उन्हें एक संत के रूप में देखता है लेकिन विवादित रूप में भी उन्हें देखा जाता है। तो उस समय इंदिरा गांधी के लिए जब ये सरदर्दी बन जाते हैं तो बेअंत सिंह उस समय मुख्यमंत्री होते हैं पंजाब के, DGP होते हैं KPS गिल। ऐसी स्थिति में जब बहुत ज्यादा हंगामा मच जाता है, एक दंगा मच जाता है, उग्रवाद चरम पे चला जाता है, तो गलियों से बसों से उठा उठाकर गोलियां मारी जाने लग जाती हैं, कत्ले आम पंजाब में मच जाता है। ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा जब भयावह स्थिति हो जाती है तो पंजाब कटा कटा महसूस होना शुरू हो जाता है और खालिस्तान प्रदेश की डिमांड उठनी शुरू हो जाती है। जब खालिस्तान प्रदेश की डिमांड उठनी शुरू होती है तब इंदिरा के कान खड़े होते हैं कि अब तो इसको कुचलना पड़ेगा। उस समय मिलिट्री को और सारी फोर्सेस जो होती हैं उनको मिला करके एक जत्था तैयार होता है, पूरी मिलिट्री को इकट्ठा किया जाता है। अजीत डोभाल एक रिक्शा वाले बन करके वहां पूरी खबर लेके आते हैं और इंदिरा उस समय एक ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च कर देती है।
84 में उसी की बदौलत इंदिरा को मृत्यु जो है वो भी झेलनी पड़ती है। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी से सिख समाज के जो खालिस्तान से जुड़े हुए युवा थे उनकी गहरी नाराजगी थी। इन्हीं के अंगरक्षकों के द्वारा 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी जाती है। ये सारी चीजों से तो आप संभवतः वाकिफ हैं, इनको आप जानते होंगे। डीजीपी केपीएस गिल हैं जिनके ऊपर आरोप था कि पुलिस की वर्दी की आड़ में, हालांकि इनके ऊपर किसी भी तरह का आरोप सिद्ध नहीं हुआ था सीबीआई जांच में भी, लेकिन इनके जो मातहत होते हैं, नीचे के जो कर्मचारी होते हैं, उनमें एसएसपी शंधु का भी नाम था जिन्होंने बाद में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने से पहले सुसाइड कर लिया था। ये कहते हुए एक रेलवे ट्रैक पे जाकर के सुसाइड कर लिया था, ट्रेन के आगे आकर कट कर मर गए थे। उन्होंने ये कहा था कि भाई दोषपूर्ण जीवन जीने से बेहतर है सुसाइड करके मरना, क्योंकि पूरी जिंदगी एक कलंक लेके जीने जैसा कंडीशन था। सजा का प्रावधान बन रहा था। उसके साथ 6 और लोगों को भी सजा हुई थी। एएसआई से लेकर के हेड कांस्टेबल से लेकर अलग अलग लेवल तक के अधिकारियों की सजा हुई थी। सामान्यतः इसमें यही माना जाता है कि केपीएस गिल जो हैं उनको नीचे वाली कंडीशंस का पता नहीं था कि नीचे क्या हो रहा है। उस दरमियान पुलिस पर टारगेट किलिंग के आरोप लगे, पुलिस के ऊपर सुपारी किलिंग के आरोप लगे कि पैसे लेकर के विरोधियों को खत्म किया। राजनीतिक विरोध में किसी ने टारगेट किलिंग करवाई तो वो भी आरोप पुलिस पे लगे। ऐसे ऐसे आरोप बाहर निकल करके आए। उस समय के आरोप थे या सच्चाई थी ये अभी तक साबित नहीं हो पाया पूर्णतया, लेकिन कहा यह जाता है कि इस दौर में उस उग्रवाद को, खालिस्तान को कुचलने में तत्कालीन डीजीपी केपीएस गिल, जो आईपीएस रैंक के ऑफिसर थे, केपीएस गिल, उनका बड़ा योगदान था। कहते हैं कि भिंडरा वालों को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, जो पंजाब क्षेत्र के अंदर ही उस ऑपरेशन, एक ब्लू स्टार ऑपरेशन था। उसमें तो उस पूरे गोल्डन टेम्पल, हरमिंदर साहब, वहां पे सेना घुसी थी। इसके अलावा बहुत ज्यादा फैला हुआ था, वो पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। पंजाब में जगह जगह पे गुंडागर्दी फैली हुई थी, उग्रवाद फैला हुआ था। हो सकता है उस दौर में आंदोलन जो है एक व्यापक रूप ले चुका हो सकता है पंजाब के लोगों को उस समय आवश्यकता महसूस हो रही हो कि हमें अधिकारों के लिए लड़ना है। शुरुआत में अकाली दल ने ही अधिकारों की लड़ाई शुरू करवाई थी, लेकिन धीरे धीरे इस आंदोलन को आईएसआई द्वारा हाईजैक कर लिया गया था। इसलिए वो खालिस्तान की डिमांड उठना शुरू हुई और उस समय कुछ गुट बन गए, खालिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे गुट बने। उसके बाद नतीजा ये रहा कि इस तरह की तस्वीरें वहां पे पेश आई। यानी ये हरमिंदर साहब में सेना घुसने का संभवतः पहला मामला था। भारत की धरती पर किसी भी देवस्थान पर सेना को घुसना पड़ा। यहां जब अपन इस मूवी की बात कर रहे हैं, इस मूवी में जो चेहरा देख रहे हैं ये यशवंत सिंह खालड़ा का तस्वीर आप देख रहे हैं। पूरी कहानी इस मूवी की इनके इर्द गिर्द घूमती है। इस मूवीज के अंदर ये जो किरदार आप देख रहे हैं, ये किरदार पूरा दिलजीत दोसांझ ने इन्हीं का निभाया है, यशवंत सिंह खालड़ा का। और यशवंत सिंह खालड़ा एक दिन घर में खड़े होते हैं, अपनी कार साफ कर रहे होते हैं। कुछ पुलिस के अधिकारी आते हैं और उन्हें जबरन अपहरण करके ले जाते हैं। ये सारा सिलसिला इस दौरान होता है जिस समय बेअंत सिंह की हत्या करी जाती है। जस्ट उससे 6 दिन बाद इनका अपहरण होता है और बहुत बेहतरीन तरीके से इनको एक योजना बनाकर उसको मतलब उठाया जाता है, अपहरण किया जाता है, किडनैप किया जाता है। उससे थोड़े ही समय बाद टॉर्चर करते करते उनसे दस्तावेज मांगे जाते हैं। जब वो कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं तो कहते हैं कि उन्हें गोली मार दी गई थी। इस तरह का दौर वहां पे रहा था। ये सारे इस मूवीज के अंदर दिखाया गया है और ये कुछ मूवी के सीन जो हैं वायरल हो रहे हैं। पंजाब की स्थिति उस समय की थी, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। खालिस्तान इंसर्जेंसी जो है वो बड़े पैमाने पर थी। पंजाब में उग्रवाद बड़े पैमाने पर था। पंजाब में हथियारबंद अलगाववादी जो आंदोलन चला था उसी को खालिस्तान मूवमेंट बोलते हैं। यह चला था 1 जून 1984 से लेकर के 31 अगस्त 1995 तक, लगभग 11 साल 2 महीने 29 दिन तक पूरा आंदोलन चला था। इस आंदोलन का स्थान पंजाब था। मूलतः पंजाब से ही यह शुरू हुआ था और खालिस्तान की डिमांड उठनी शुरू हुई थी। कई वर्षों तक, इंदिरा जी की हत्या के बाद भी यह चला था 1995 तक। भारत सरकार की इसमें विजय हुई। 1985 का राजीव और लोंगोवाल जो समझौता हुआ था, लेकिन आंशिक रूप से यह लागू हो पाया। 1995 के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा जो थी वो डीजीपी केपीएस गिल और बेअंत सिंह के द्वारा
दमन करने की वजह से शांत हो गई थी। कहते हैं कि भिंडरावाला तो उस दौर में 84 में ही जो इंदिरा की हत्या हुई उससे पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसमें मारा जा चुका था। लेकिन फिर भी आंदोलन चल रहा था, अलग अलग दल बन चुके थे। बहुत सारे ऐसे दल हैं जिनका आगे अपन जिक्र करेंगे। वो दल उस गुट बना करके उसको चला रहे थे, पूरी फंडिंग आईएसआई से आ रही थी। आज भी जो वहां से खालिस्तान से निकले हुए लोग हैं, जैसे हरदीप सिंह निज्जर का नाम आया था, जस्टिन ट्रूडो उसके नाम पर बहुत उछले थे। अभी भी कुछ ऐसे नाम हैं जो अमेरिका में, जैसे यशवंत सिंह पन्नू है, एक और भी नाम है जो मेरी स्मरण में नहीं आ रहा है। तो ऐसे खालिस्तानी बहुत सारे बैठे हैं। कई खालिस्तानी समर्थक भारत से भागकर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और यूरोप अमेरिका में पहुंच गए। गुरपंत वंश सिंह पन्नू, माफ कीजिएगा, गुरपंत वंश सिंह पन्नू भी अमेरिका में बैठा है वकालत का कोर्स करके वहां पे, और भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। ऐसे अनेक उदाहरण आए हैं। शुरुआत होती है हरित क्रांति से। 60-70 के दशक में पंजाब कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, लेकिन कई सारी समस्याएं आती हैं। गरीब और अमीर का भेद बढ़ जाता है। एक व्यक्ति के पास ढेरों संपत्ति होती है, एक व्यक्ति बिल्कुल गरीब होता है। बेरोजगारी बढ़ती है, किसानों और युवाओं में असंतोष बढ़ता है। धीरे धीरे इसका फायदा आईएसआई उठाती है। आईएसआई को ताजा ताजा जख्म लगाई था 1962 के दौर में। इस समय वो कुछ नया करने की सोच रखते हुए इस दरमियान भारत के विरोध में खुल करके उतर जाते हैं। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आता है 1973 में। अकाली दल केंद्र से मांग करता है कि पंजाब को अधिक अधिकार दिए जाएं, और अधिक अधिकार दिए जाएं तो सरकार को लगा कि ये देश से अलग होने की दिशा में प्रयास चल रहा है, लिहाजा भारत सरकार उस पर थोड़ा सा नियंत्रण करना शुरू कर देती है। यहां उदय होता है जनरल सिंह भिंडरावाला का। भिंडरावाला का जहां उदय होता है ये भी बड़ा रुचिकर है। भिंडरावाला एक प्रभावशाली संत बन जाता है। इसीलिए पंजाबी गानों में सुना होगा आपने कि भिंडरावाले संतां ने फिर चक हथियार ले, हरमिंदर साहिब ते फिर फौज भी बढ़ चल ली। ये ऐसे गाने जो हैं वो भी भिंडरावाला को ही प्रायोजित करते हैं, प्रमोट करते हैं। अच्छा, उनका कहना था भिंडरावाले के लिए कि सिखों के अधिकार की रक्षा होनी जरूरी है, पंजाब के अधिकारों को और स्वायत्तता मिलनी जरूरी है। बाद में उनके समर्थकों में कुछ ऐसे लोग शामिल, ध्यान रखिएगा, हो सकता है उनका विचार उस समय सही रहा हो, लेकिन बाद में यही माना जाएगा ना कि जो उनके साथी जो जुड़ गए थे उनमें कुछ गलत लोग हो सकते हैं, तो उन्होंने मूवमेंट को खालिस्तानी मूवमेंट बना दिया। अब यहां सरकार का आरोप था कि इनके समर्थक हिंसा में शामिल हो गए। भारत में AK-47 का राज शुरू हो गया, पंजाब में AK-47 चलना शुरू हो गई। लिहाजा इंदिरा जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च कर दिया। 1 से 6 जून तक ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च होता है। सरकार का आरोप था कि कई हथियारबंद उग्रवादी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में, हरमिंदर साहब में, अकाल तख्त तक पहुंच गए थे। इसलिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। परिणाम, भिंडरावाले मारे गए या वहां पे गायब हुए, अलग अलग तथ्य हैं। कई सैनिक, कई नागरिक और कई सारे उग्रवादी भी मारे गए थे। अकाल तख्त को भारी नुकसान पहुंचा। दुनिया भर में बहुत से सिखों में गहरा आक्रोश भारत के प्रति दिखा। इंदिरा गांधी की हत्या भी उसी के परिणाम स्वरूप होती है। 31 अक्टूबर 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार के लगभग 4 महीने बाद इंदिरा जी की हत्या कर दी जाती है उनके 2 अंगरक्षकों बेअंत सिंह और एक सतवंत सिंह के द्वारा। यह भी इसी का कारण था, सिख जो मूवमेंट चल रहा था उसी का। 1984 के सिख विरोधी दंगे जो हैं, इंदिरा जी की हत्या के बाद दिल्ली सहित अन्य शहरों में भी लगभग 5 शहरों में हजारों सिखों पर हमले होते हैं, हजारों लोगों की मौत होती है, घर और दुकानें जला दी जाती हैं। ये जो सिख रियोट है वो बहुत खतरनाक थी उस समय। इस घटना ने पंजाब में गुस्सा और बढ़ा दिया, सिखों में और गुस्सा हो गया। उग्रवाद का जो दौर था 85 से 95 का, इस दौर में आपको बहुत सारे संगठन पंजाब में सक्रिय दिखाई देते हैं। इनमें से एक बब्बर खालसा गुट भी है जिसका नाम बार बार काउंटिंग में आता है। खालिस्तान कमांडो फोर्स भी है, भिंडरावाला टाइगर फोर्स भी है। इन संगठनों ने पुलिस पर हमले किए, नेताओं की हत्या की, बहुत सारे बम विस्फोट भी किए अलग अलग जगहों पर। जैसे बेअंत सिंह की जो हत्या है वो उनके चंडीगढ़ स्थित सचिवालय के बाहर एक कार के अंदर ही एक पुलिस वाला विस्फोटक लगा करके स्वयं को उड़ाते हुए ही उनको उड़ा देता है। ये सारे जो सिस्टम हुए थे उसके बाद से बहुत सारे इंसर्जेंसी जो थी वो प्रकाश में आ जाती है। सरकार ने सेना, पंजाब पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मदद से एक बड़े लेवल पे ऑपरेशन लॉन्च किया जिसको इतिहास में ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा जाता है। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया और टाडा जैसा सख्त कानून लागू किया गया। मीडिया पर भी हमले हुए थे, जैसे कि पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रेस की रक्षा के लिए सुरक्षा लगानी पड़ी
पकड़ी थी। 1992 के इतिहास में पंजाब केसरी ने इस आतंकवाद को खालिस्तानी ही कहा, उन उग्रवादियों को उग्रवादी ही लिखना जारी रहा। लिहाजा पंजाब केसरी के अंदर एक जो उसके प्रधान संपादक हैं उनकी भी हत्या करने की कोशिश उस समय होती है और उनको आकर के कहा जाता है कि उनको खड़ाकू कहा जाए, उनको एक लड़ाकू बताया जाए, खड़कू बताया जाए। लेकिन उन्होंने उनको केवल और केवल उग्रवादी ही अपने समाचार पत्र में लिखना जारी रखा। इसके कारण भी वहां से द्वेष भाव उनसे बढ़ जाता है। विदेशों में जैसे कि नीदरलैंड हो गया, वहां पे भी सिखों भारतीय सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। ये आप 1984 की बात देख सकते हैं। इसके बाद उग्रवाद का जब दौर खत्म होता है, पाकिस्तान की भूमिका इसमें सामने आती है। पाकिस्तान की भूमिका यह रहती है कि पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो खालिस्तान संगठनों को फंडिंग करती है, हथियार उपलब्ध कराती है। सामान्यतः हथियार तो अब भी उपलब्ध करवाई जाते हैं। पंजाब में जो आप उड़ता पंजाब बनता हुआ देख रहे हैं, नशा देख रहे हैं। पंजाब के जो जवान बहुत ही जबरदस्त जवान हुआ करते थे, जो कबड्डी की वजह से जाने जाते थे, जो अपनी मधुर आवाज की वजह से जाने जाते थे, आज वहां पे अगर हथियारों के जखीरे बरामद हो रहे हैं, आज अगर वहां पे बहुत सारे गैंगस्टर पैदा हो रहे हैं, तो उसका कारण आईएसआई ही है। उसका कारण पंजाब की बॉर्डर से लगते हुए एरिया में जो ड्रोन के माध्यम से हेरोइन की या फिर कोकीन की, इन सब की अगर खेप पहुंच रही है। तरन तारण सेक्टर में बहुत ज्यादा हेरोइन पकड़ी गई थी, पीछे हथियार पकड़े गए थे पंजाब बॉर्डर के पास में। तो इन सब का कारण आईएसआई है। अस्थिरता पैदा करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, प्रशिक्षण के लिए और हथियार, ये आर्थिक सहायता सब दी जाती है। खालिस्तानी नेता जगजीत सिंह चौहान ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये स्वीकार करते हैं, खालिस्तान के नेता एक वीडियो में, कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1971 की हार के बदला लेने के लिए खालिस्तान को हमें समर्थन दिया था। अनुमानित नुकसान की अगर बात करें तो इस पूरे ऑपरेशन में 3468 सुरक्षा बलों के जवान जो हैं वो खत्म हो गए थे। 1768 पुलिस अधिकारी, केपीएस गिल के अनुसार 1768 पुलिस अधिकारी मारे गए थे और 1700 सैनिक। इंद्रजीत सिंह जैजी के अनुसार, केपीएस गिल के हवाले से इंद्रजीत सिंह जैजी बताते हैं कि 1700 पुलिस वाले खत्म हो गए थे। और अगर डिटेल में बात करें तो 7946 उग्रवादी मारे गए थे। 11690 सरकारी आंकड़ा कहता है कि नागरिकों की मृत्यु हो गई थी। स्वतंत्र अनुमान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अनुमान यही कहते हैं कि लगभग 35,000 लोगों को टाडा के तहत गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 223 को सजा होती है, बाकी के 27,000 और गिरफ्तारियां भी होती हैं। इसके अलावा आंदोलन खत्म होता है 1990 के दशक में। पंजाब पुलिस के द्वारा, खास करके डीजीपी केपीएस गिल के द्वारा बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाता है और बड़े स्तर पर अभियान के मद्देनजर कई उग्रवादी मारे जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं। जनता का समर्थन जो है वो धीरे धीरे शांत होता चला जाता है। लिहाजा 1992 में पंजाब विधानसभा चुनाव में अलगाववादी समर्थक जो हैं वो हार हो जाती है, वो नहीं जीत पाते हैं, दबदबा नहीं दिखा पाते हैं और 1995 तक बड़े स्तर की हिंसा लगभग समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये सारा सिस्टम वो भारत के परिणाम स्वरूप भारत में होता है। यहाँ मुख्यतः अगर देखेंगे तो इसमें पंजाब के विधानसभा में उग्रवाद समर्थक दलों की हार हो जाती है। कई खालिस्तानी समर्थक भारत छोड़कर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, यूरोप और अमेरिका चले गए थे। यह उग्रवाद बड़े स्तर पर धार्मिक असंतोष, उन्माद, धार्मिक भावनाओं, अलगाववाद, विदेशी हस्तक्षेप, इन सारी चीजों का मिला जुला स्वरूप है। लेकिन यहां सवाल फिर भी वही खड़ा हो जाता है कि एक फिल्म जिसका नाम है सतलुज, जो पहले घल्लूगारा थी, उसके बाद 1995 पंजाब 1995 बनती है, उसके बाद उसका नाम बदलकर सतलुज किया जाता है। क्या तमाम प्रयासों के बाद भी किसी फिल्म के द्वारा इस प्रकार का डर उत्पन्न होता है? वैसे इसको ओटीटी से भी हटा दिया गया है और सामान्यतः अगर कोई भी गहरी पोस्ट, विस्तार से पोस्ट लिख रहे हैं, वो भी ब्लॉक हो जा रही हैं। हाल ही में फेसबुक पर मैं कुछ लिख रहा था तो वो भी मेरी पोस्ट पूरी ब्लॉक हो गई थी। हो सकता है ये कोई सुरक्षा के मद्देनजर हो रहा हो और हमारा इसका प्रति कोई विरोध भी नहीं है, भारत सरकार सोच समझ के कुछ कर रही होगी। लेकिन ये एक चीज सोचने वाली बात है दोस्तों, बड़े स्तर पर भारत सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि इतिहास कभी दफन नहीं होते हैं। हो सकता है आने वाले समय में यह मूवी और किसी दौर के माध्यम से किसी व्यक्ति तक पहुंचे और पहुंच चुकी है। सामान्यतः यह चीज बड़े स्तर पर उपलब्ध है, इंटरनेट का जमाना है, कोई चीज दबती तो है नहीं साहब। तो यह उपलब्ध तो हो चुकी है, ऐसे में दफन तो होने का मतलब ही नहीं है। और केवल और जो मुख्यतः जो किसके ऊपर केंद्रित है, यशवंत सिंह खालड़ा के ऊपर है। तो इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से हाँ इसको प्रचारित इस रूप में जरूर कर दिया गया है। कुछ और मूवीज भी भारत में आई हैं, नॉर्थ ईस्ट की कुछ मूवी हैं, आदिवासियों को मिटाने की कुछ मूवी आई हैं। हो सकता है
उस तरह से इनके ऊपर भी कुछ नजरें हों। लेकिन कुल मिलाकर के भारत में रहते हैं, भारत का कानून है, तो हमें भारत के कानून के अनुरूप ही उसकी अनुपालना करनी भी आवश्यक है। लेकिन ओटीटी पर बहुत सारे लोगों ने इसको देखा भी है, सराहा भी है। मूवी के बारे में जो रिव्यू देने वाले होते हैं, हालांकि मेरा कार्य मूवी पे रिव्यू देने का नहीं है, लेकिन मूवी पे रिव्यू देने वाले भी यही कहते हैं कि कुल मिलाकर ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो पुराने घाव को कुरेदने वाला हो। हाँ, 1984 दंगे को लेकर के पंजाब के अंदर स्थितियां जरूर उस समय पुरानी घाव को ताजा करती हैं। हो सकता है आने वाले चुनाव के दौर में ये हाईलाइट हो जाए, उस समय कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ जाए। हो सकता है बेअंत सिंह जी का नाम जो इसमें आ रहा है उसको लेकर के रवनीत सिंह बिट्टू जो है वो हाइपर हो रहे हों, वो कुछ और उसको लेकर के कह रहे हों। उस समय हर कोई व्यक्ति अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन यहां कहते हैं हमाम में सब नंगे हैं। कांग्रेस अगर इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करती है तो सीधा सा सवाल उठता है कि भाई अगर आप सही थे तो आपने भिंडरावाला को मरवाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी चीजें लॉन्च करने की जरूरत कहां पड़ी इंदिरा जी को? तो वहां सिखों की नाराजगी फिर वहां उत्पन्न हो जाती है। वहां सिख अपने पुराने घाव को लेकर के मलहम को मलते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहां साथ में अगर बीजेपी ये कहती है कि भाई हम तो नए नए हैं, उस समय हमारा तो कोई भाग ही नहीं था, तो यहां रवनीत सिंह बिट्टू उनके साथ में तैयार बैठे हैं, बीजेपी से हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। तो यहां पे एक सवाल फिर उनके दादा पे उठ जाता है। ऐसे सारे तमाम बातें हैं जिनको लेकर के बहुत सारे सवाल बनते हैं। कुल मिलाकर के आपको क्या लगता है कि ये मूवी जो है ओटीटी पे दोबारा लौटेगी? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के द्वारा इसको प्रमाणित नहीं किया गया, लेकिन ओटीटी जो है एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर अगर लॉन्च हुई है तो उसके क्या मायने निकलते हैं, वो भी एक सवाल आपसे बनता है। तो जरूर अपनी कमेंट में राय बताइएगा लिख करके, और पहली बार अगर चैनल पर पधारे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। नमस्कार, जय हिंद।